सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जहां हम देख रहे हैं कि आईनी तरमीम का मामला है, उसको लेके कंसेंसस डेवलप होने के हवाले से बात हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आज जो एक बड़ा ही इम्पैक्टफुल खबर, जिसका इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक होगा, लेकिन वो खबर मैं आपके सामने पहले रख दूँ। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती 8 जजेस ने फैसला दिया था, दूसरी मरतबा उन्होंने वजाहत जारी कर दी है। ये जो अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता, लिहाजा मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस का कहना है कि मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनंदगान के हक़ को सियासी जमातों के ज़रिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। चूँकि कमीशन और PTI दोनों ने दूसरी वजाहत तलब की है, हम सिर्फ वाज़ह करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाज़त नहीं देता। ये इनकी जानिब से अब ये वजाहत चुकी है। इलेक्शन कमीशन अब को कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने का उसको वो 100% उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अब इसको PTI जो है वो खुशाइंद करार दे रही है, इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इस वजाहत जो कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से, अक्सरियती जजेस की जानिब से आई है, उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस सारे मामले में हुकूमत एक बार फिर फंसी हुई हमें दिखाई दे रही है, फिर मुश्किल में दिखाई दे रही है। किस तरह से, चूँकि हुकूमत की एक पूरी कोशिश की जा रही है कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको पास कराने के लिए उनको एक जो अक्सरियत चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं PTI ये कह रही है कि उनकी नज़र थी कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला इलेक्शन कमीशन जब ये आज देने जा रहा था, इम्कान था इसका, एक ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत आना। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट उसको देख रहे हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, हमाद रोहेला हैं, असद निज़ामी हैं, अली आफ्ताब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट किस तरह से देख रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में जिक्र कर दिया है कि ये 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जजों का मेजॉरिटी का फ़ैसला था, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी उसको नहीं माना गया, और वो बार बार कह रहे हैं कि इनको रेट्रोस्पेक्टिव इस्पेक्ट से नहीं दे सकते, यानी पुराने हिसाब से नहीं आप दे सकते। लिहाजा आपने देखा कि पहली इस हवाले से जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, 14 सितंबर को एक क्लैरिफिकेशन आई थी। ठीक है, पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था, फिर डिटेल ऑर्डर आया, PTI भी उस हवाले से कोर्ट में गई थी। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है इनके पास गया था। इलेक्शन कमीशन दोबारा गया वजाहत के लिए, और आपने देखा इसके 11 इजलास इलेक्शन कमीशन के हुए हैं। जब 7 इजलास हो चुके थे उस वक्त इनके पास गए थे इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी देखें, आप जो वजाहत आपने की है वो मुतमईन नहीं कर पा रही। इसी दौरान आपने देखा स्पीकर इलेक्शन स्पीकर कौमी असम्बली का भी ख़त और स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब का भी ख़त में आ चुका है कि ये सीटें जो है ना, आप जिस तरह हमने आपको कहा है, डायरेक्ट किया है, दें इनको, इस हवाले से अपना नोटिफिकेशन जारी करें। और कल से जो आपने देखा जो ख़बरें आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था, जो ज़राए से ख़बरें थी कि आज वो हतमी इसका फ़ैसला कर देंगे। अब इस दौरान आपने देखें, जो हम हमेशा कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इस दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत दूसरी जारी कर दी। अब ये पहले क्यों नहीं गई? अब सवालिया हम आज ज़्यादा में बताएंगे। इसका कॉन्ग्रेजेंस पहले क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं पार्टीज़ को सारी को नोटिस किया गया? या ये कि आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप स्टेट अपना क्लैरिफिकेशन बार बार देनी पड़ती है? आप पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो सीधे लोगों को बुलाएं कि जी आपके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हाई कोर्ट जो बैठी हैं वो अमल दरामद कराएंगी। अब इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन क्या बनती है, इसकी टाइमिंग आमना देखते हुए देखें ना। अब हुकूमत के लिए और इत्तेहादियों के लिए डू और डाई का मामला है। मुझसे ज़्यादा आप जानती हैं, मेरे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि हुकूमत को पता है कि ये 25 अक्टूबर गुजरने के बाद ये मामला उनके हाथ से निकल जाएगा। अगर इस निज़ाम को चलना है तो फिर ये तरमीम ज़रूर मंजूर होनी है, जिसके लिए सर दर्द की बाजी लगाई गई थी।
अभी आप देख रहे हैं, अभी आज का कैबिनेट का इजलास होना था, अभी तक नहीं हुआ। को सेनेट का इजलास बुला लिया गया, कौमी असम्बली का इजलास बनाना था, अभी तक इत्तफाक राय जिस तरह होना चाहिए नहीं है। हुकूमत दावे कर रही है कि हमारे नंबर गेम पूरे हैं। इसी असना में सुप्रीम कोर्ट की ये क्लैरिफिकेशन आना ये आई ओपनर है। ये डेफिनेटली ये बता रही बड़ा वाज़ेह तौर पर कि अदलिया के अंदर जो डिवीजन है वो खुल के और मजीद सामने आ गई। अभी देखें इस हवाले से सबके सामने ही है ना, ये जो आंख मचोली का एक खेल जारी है वो हुकूमत की जानिब से हो या जजेस की जानिब से हो, जो भी हम देख रहे हैं इस वक्त अदलिया की जानिब से हो, ये तो हमारे सामने ही मामला बड़े खुल के वाज़ेह तौर पे समझ में आ रहे हैं कि जो अहदाफ हासिल जी साइड्स तो हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। देखिए हम ना, अगर मेरा ख्याल है अगर लाइटर नोट पे बात करें, आप भी लाहौर के रहने वाली हैं, अभी हम कहते हैं ना कि किसी ने किस अदारे ने खच मारी है। अब आप मुझे पूछेंगे खच क्या होती तो अली आपको बता देंगे, कहा जाता है कि पंजाबी में एडवांस फॉर्म होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये खच जो है ना ये चवल की एडवांस फॉर्म है। कौन क्या कर रहा है देखने वाली बात है। इस वक्त मुल्क का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए किसी को इस परवाह नहीं है। सारे अपने पोस्ट कोल में बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके अहदाफ हासिल हो जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब को लेटेस्ट इत्तला यही है कि वो किसी हद तक अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार हो गए थे। अब पीटीआई के पास जाके उनको मनवाना था कि ये बेंच बन रहा है, आप इसको भूल जाएं, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है ये आज का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ये हुकूमत जो इस वक्त प्लान कर चुकी है उस पर एक ज़बरदस्त तलवार लटका दी गई है। हुकूमत अब क्या करेगी, सियासी जमातें क्या करेंगी, फ्यूचर का पोलिटिकल क्या सिनेरियो बनेगा, अब ये फिर मामला लिम्बो में चला गया। अमाद, ये इसके अगर देखा जाए ये जो मामला हैं, इलेक्शन कमीशन पाबंद है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार ये वजाहत पेश की है, इसके पॉलिटिकल असरात पे तो हम बात कर ही रहे हैं, वो तो मामला नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी सियासत से पाक नहीं है। लेकिन इसके कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, क्या इलेक्शन कमीशन अब भी ऐसे मामला हो सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ये जो वर्डिक्ट था इसको असाइड करते हुए जो जिस तरह से हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करी है उस साइड को जाए या उस जानिब अपना रुख इख्तियार करे, ऐसा कुछ हो सकता है? और उसके रिपरकशंस क्या होंगे फिर? देखिए, सर ने बहुत खूबसूरत बात कही। सर ने बड़ा बेहतरीन कानूनी नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अदालतें कंटेम्प्ट करती हैं, तौहीन के नोटिस देती हैं, वजाहतें नहीं देती। अदालत जो बारहा वजाहत दे रही है, एक के बाद एक वजाहत दे रही है, उसका कोई कानूनी एनालिसिस हो नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई कानूनी गुंजाइश ऐसे है नहीं। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, इस पूरे इशू का ताल्लुक है, तो ये इशू इटसेल्फ भी इतना पेचीदा था नहीं जितना हमारे यहाँ बन गया है। हमारे यहाँ सियासी फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, उसकी वजह से बहरान पैदा होते हैं और उसके बाद सियासी पार्टीज कहती हैं कि सियासी मुकदमात में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर ये फैसलों पर अमल दरामद हो, अगर अपनी हक का काम, अपनी तरफ का काम पार्टीज करती जाएं, खा वो इदारे हों या खा वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, तो ऐसे केसेस जन्म ही नहीं लेंगे। यहाँ पर उन केसेस का मजाक बनाया जाता है, ऑर्डर्स को डिले किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया जाता है और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इस पूरे इशू में पीटीआई को शायद हराने की इलेक्शन कमीशन ने शायद जो उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि फरीक बन के शायद इतनी कोशिश नहीं की जितनी पीटीआई ने खुद हारने की कोशिश की है इस पूरे मामले में। जब ये इलेक्शन हुए थे तो इसी चैनल पे बैठकर मैंने कहा था कि जो रूल नंबर 94 है जहां से ये तमाम मामला शुरू हो रहा है, पीटीआई को चाहिए कि इसको चैलेंज करे, इसको लेकर कोर्ट में जाए क्योंकि इसकी डेफिनेशन एक्ट की डेफिनेशन के से मुतसादम है। और मैं तब भी हैरान हुआ था और बारहा कह भी चुका हूं कि इंतहाई पढ़े लिखे और काबिल एहतराम मेंबर जो पीटीआई के उस वक्त साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हमें रिजर्व सीट की जरूरत ही नहीं है, हम व्हाइट वॉश वैसे ही इतना करने वाले हैं कि हमें रिजर्व सीट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अगर नहीं जी, लेकिन उस तरीके से चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद भी जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी रही है कोर्ट में खुद गए ही नहीं। उन्होंने आगे देखने में ये आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोर्ट में गई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज एन ऑल्टर ईगो ऑफ पीटीआई अपना केस प्लीड कर रही है, जबकि इनके कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होने चाहिए थे। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई कहती कि ये तमाम मेंबरान हमारे हैं और इनको हमारा तस्वुर किया जाए और हमें रजिस्टर्ड पार्टी समझा जाए और हमें सीट दी जाए। दूसरी तरफ ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देना चाहिए था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि अब क्योंकि हमें ज्वाइन कर लिया है इसलिए हमें अब एक रजिस्टर्ड पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी समझा जाए। इन दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन पीटीआई की होती कि जिस भी धड़े के नाम से उनको जाना जाता उनको रिजर्व सीट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि वो खुद ही कन्विंस नजर नहीं आया कि वो रजिस्टर्ड पार्टी है या नहीं। फिर उसके बाद जो हुकूमत कर रही है वो भी एक के बाद एक चीज है, वो एक
ऐसे फैसले को जो आइन की रोशनी में दिया गया है, जो आइन की तशरीह में दिया गया है, उसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू रोकने की कोशिश कर रही हैं, और वो रोकने का अमल भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में है। और कहा जा रहा है कि नजरिया जरूरत सामने आ गया है इस फैसले को देखते हुए, 12 जुलाई के फैसले को देखते हुए। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि ये नजरिया जरूरत कैसे है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना क्या नजरिया जरूरत है, या ये नजरिया जरूरत होता है अगर ये कह दिया जाता कि चलें अब एक गलत तशरीह हो गई है तो हम उसको दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं, इसको नजरिया जरूरत कहते हैं। मगर ये बारहा जो चीजें हो रही हैं और इसकी जो सियासी टाइमिंग्स हैं, वो तो मेरे कॉलीग्स इसके बारे में ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कस का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक है आपके। अली, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, इससे पहले कि मैं मौजू पे आऊँ, मैं शाम साहब ने मेरे नाकमा कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी रख दी है खच एक्सप्लेन करने की। तो इस पे मैं खालिद मसूद साहब जो बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने शायद ये लफ्ज चवल के बारे में कहा है, लेकिन मेरे ख्याल में खच भी एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती। एब्सोल्युटली। जहां तक मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, देखिए मैं, आपको याद होगा पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते आपके ही शो पे मैंने एक असम्पशन पेश की थी, और वो असम्पशन ये थी कि हमें ऐसे लगता है कि मौलाना जो है वो एक मखसूस लाइन ले रहे हैं, वो लाइन जो है वो पीटीआई को सूट शायद करती है और हुकूमती लाइन से वो बहुत मुख्तलिफ है या बहुत दूर है। लेकिन ये तो है ऑप्टिक्स। व्हाट इफ के जो मुसव्वदे पेश किए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो हुकूमत में हैं उनको भी जो है एतराज हो, और मौलाना जो है वो उनके बिहाफ पर उससे डिसएग्री कर रहे हो, बिहाइंड द सीन उनको पैट ऑन द बैक मिल रहा हो इत्तेहादी जमातों से भी। सो हो तो बहुत कुछ सकता है। जहां तक बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी, देखिए मतलब तरमीम तो पास शायद होगी, या एक दफा जिस तरह से अब एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में बन चुका है कि करके देख लेते हैं। ये एक चीज होती है, फिर उसका फीडबैक देखते हैं, फिर देखते हैं प्रोटेस्ट कितने हो रहे हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा कि अब इसको स्टिक करना है इसके साथ, या इसको वापस ले लें, या इसमें मजीद तरमीम ले आए। जहां तक बात है कोर्ट्स की, वो मतलब आप मुझे ये बताएं कि जब बैंकिंग कोर्ट्स अलहदा हुई थी तो क्या उसके बाद अदालतों के सारे मसाइल खत्म हो गए थे? जब नैब कोर्ट्स अलग हुई थी तो क्या उसके बाद अदालतें बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गई थी? मैं आपको आज की खबर बता रहा हूँ कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन सेनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की अदालतें अलहदा कर। अच्छा। तो ये जब अलहदा होती तो उसके बाद आपके अदालती सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सो अगेन ये जो है ना, मेरे ख्याल में तो ये गिमिक्स हैं, ये करके देख लें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर लोगों का अदालतों पर जो बिलीफ है वो बहाल हो, बिकॉज अदरवाइज माशरे में इतना ज्यादा लोग तंग हैं। मतलब आप देख रही हैं कि छोटी छोटी सी बात पे अगर कोई चीज अभी प्रूव भी नहीं हुई उस पर भी प्रोटेस्ट खड़ा हो, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का ईमान उठ गया है स्टेट के ऊपर से। तो ये बहाल करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो है कि पुलिस और अदलिया अवाम के काम है। ठीक है असद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मेरी आवाज आ रही है। असद, ये एक तो आईनी तरमीम को लेकर हम देख रहे हैं हुकूमत मुसलसल एक कोशिशों में है, और मौलाना साहब अभी तक उस तरह से कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। ऑल्दो आज हम देख रहे हैं कि ये जो स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट की है उसमें 26 शिकों की मंजूरी दे दी गई है आईनी तरमीम की। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अब हम बहुत करीब हैं आईनी तरमीम पास करने के, आज की ये जो खबर है ये तो बड़ी उन पर गिरां गुजरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत वाला मामला आ चुका है, दूसरी वजाहत है ये, तो अब आपको नज़र आ रही है ये आईनी तरमीम होते हुए? क्योंकि नंबर्स वाला मसले पे आकर फिर फंस जाते हैं। पीटीआई कह रही है जी रिजर्व सीट्स हमारी हैं, अब तो किसी तौर पे नहीं होने देंगे। फिर इसको लेकर हम ये कह रहे हैं पीटीआई प्रोटेस्ट भी कर रही है, सड़कों पर भी है। अब आप कहाँ देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? जी, जो हमने पहली बात की वो गवर्नमेंट का जो बयान है कि जी हम आईनी तरमीम के बड़े करीब हैं,
करीब होने का क्या मतलब होता है? ये को हम मोटरवे पे सफर कर रहे हैं और हम भेरे से आगे पहुंच गए और इस्लामाबाद पहुंचने लगे, मतलब करीब क्या होता है? या आप किसे हो गया या आपसे नहीं हुआ। ये मैं अजीब सी एक खुद से एक कैफियत में हूँ कि फर्ज करें एक शख्स जो है जो 8-9 तारीख के इलेक्शन से पहले उन्होंने सियासी खबरें देखना छोड़ दी थी और वो सो गए तब तक, और वो आज के दिन उठे, उन्होंने मुझसे आपसे पूछ लिए जी मुल्क में क्या हो रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ इस मुल्क में कोई शख्स जो है उनको बाकायदगी से समझा नहीं सकता कि क्या हो रहा है। तो मुझे तो इन इफेक्ट समझ ही नहीं आ रही कि ये सारा सिस्टम है क्या। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप खबर देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जी जैसे रोहिला साहब ने भी कहा कि उनका काम नहीं है कि वो वजाहतें दें कि जी ऐसे कर लें तो वैसे कर लें, भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपने एक चीज करनी है। अच्छा जी आज भी जी इनकंक्लूसिव होगी मीटिंग नहीं हो पाई जी, एब्सेंस ऑफ की मेंबर जो थे उन्होंने डीरेल कर दिया मीटिंग को, तो उनको बुलाएं, उनसे आप बात करें। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। तो बेसिकली अगर आप सारी चीज को इनकम्पस कर लें एक ही बयान के अंदर, तो ये है कि कंफ्यूजन का शिकार है, हुकूमत भी कंफ्यूजन का शिकार है, हुकूमती इदारे भी कंफ्यूजन का शिकार हैं और अवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है। अब मतलब मुझे बताएं आज के दिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो शो कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो सारा मसला है वो चल रहा है, सेनेट का इजलास है वो कॉल हुआ है, वो भी चल रहा होगा, और उसके अलावा फिर नेशनल असेंबली का भी इजलास आज के दिन ही है जिसमें आईनी तरमीम करना है। उसके ऊपर आप डाल दें जी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीटीआई के। सो वेयर इज ऑल दिस हेडिंग? अभी आपने एससीओ जो है वो आपने कल परसों उसको खत्म किया है, तो उसके बाद तो आपकी जो मेजर खबरें हैं जो मैं जिनका इंतजार कर रहा था कि जी साइडलाइंस पे क्या बात हुई, उसके ऊपर आपने कोई बायलैटरल टॉक्स क्या की, ट्रेड की क्या बात हुई, उसका कोई खुलासा मिल जाए, उसको हम देखें, उसको स्टडी करें, उस पर बहस हो। हम सारे लोग जो हैं, और इसमें कोई मीडिया की गलती नहीं है कि हमें खबरें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं। तो हम 8 फरवरी और 9 फरवरी से शुरू हुए हुए आज 18 अक्टूबर तक हम अभी तक इसी चीज का फैसला नहीं कर पाए कि रिजर्व सीटें कितने लोगों के पास हैं, एसआईसी क्या है, पीटीआई क्या है, हुकूमत के पास 2/3 है, या मौलाना साहब इधर आ गए, फलाना आ गए। तो अगर तो ऐसे ही करते रहना है तो यानी कि 1 साल तकरीबन जो है हम ये खेलते रहेंगे, उसके बाद कोई नया फ्लेवर ऑफ द मंथ आ जाएगा, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। सो ये जो सारी मतलब इन दी अम्ब्रेला और इन द लाइट ऑफ एससीओ जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि इतना ट्रेड होगा और मुल्क के अंदर इतना कुछ हम करेंगे, मुझे तो वो होते हुए नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि यही होता रहेगा कि जी या आपने आज आपने एहतजाज कर दिया तो कल हम कर देंगे, और एहतजाज खेलने के बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। सो इस तरह मामला नहीं चलते, बहुत ज्यादा हो गया है और इट्स हाई टाइम कि आप किसी समथिंग इज गॉट टू गिव। एक अंग्रेजी के अंदर एक कहावत होती है कि मतलब किसी ना किसी को थोड़ा सा रूम क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर स्टेबिलिटी है। देखिए एक स्टेबल माशरा, स्टेबल गवर्नमेंट के बाद स्टेबल मैशत जो है वो पॉसिबल होती है। तो अगर हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है तो हम ये मसले जब तक डील करते रहेंगे तो इकोनॉमी की बारी तो हुकूमत को देखना होगा ना कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज इस वक्त क्या सेट की है, उनको ये देखने की ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं इस वक्त मामला, ऑब्वियसली जो सारा मुल्क इस वक्त हम देख रहे हैं, एक ही खबर बार बार डिस्कस हो रही है जी, आईनी तरमीम होने जा रही है, आईनी तरमीम, उसके लिए जो कोशिशें दिन रात एफर्ट्स करने की गवर्नमेंट, वो भी हमारे सामने है। तो डिस्कशन फिर इस पर रह जाती है, और फिर वही आपकी बात बिल्कुल कि एससीओ के बाद क्या आउटकम निकला, किस हद तक हम अपनी इकॉनमी को बेहतर अंदाज में आगे लेके जाने के लिए क्या चीज़ें अचीव कर पाए हैं इस बड़े इवेंट से, ये देखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम टॉपिक उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम आपके साथ डिस्कशन हम सामने रखने वाले हैं, बड़ा अहम मसला, पानी से जुड़ी मईशत, ब्लू इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की तकरीबन 90% ट्रेड जो हो रही है वो वाटर्स के थ्रू हो रही है, लेकिन ब्लू इकोनॉमी या नीली मईशत सिर्फ पानी के ज़रिए ट्रेड ही तक महदूद नहीं है, इसका तसव्वुर बहुत ही वसी है। जैसे हम देख रहे हैं कि रोज़गार के कई मौके पैदा होते हैं, इसमें फ़िशिंग सप्लाईज़, ट्रेड भी शामिल है, शिपिंग का शोबा, शिपिंग ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है, जबकि मैंग्रोव्स, साहली इलाकों और इसकी सयाहत का शोबा, ऑफशोर ऑयल बिल्डिंग, यहाँ तक कि मेरीन बायोटेक्नोलॉजी भी ब्लू इकोनॉमी में आता है। लेकिन समंदर और दरिया होने के बावजूद पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लू इकोनॉमी की सूरत हाल है वो ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं रही। इंटरनेशनल ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.25% है। इस बात का इतराफ़ कुछ रोज़ पहले बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो ब्लू इकोनॉमी है उस इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जो पोटेंशल है उसको देखते हुए पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं करा। हालांकि $100 अरब से ज़ायद आमदन पैदा करने की सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान में। फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो फिशरी, ये जो
सनत है इसमें $3 बिलियन की सलाहियत मौजूद है, जबकि सिर्फ 400 से 450 बिलियन डॉलर की कमाई हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान की साहली सयाहत सिर्फ $50 कमाती है, जबकि इसकी हकीकी सलाहियत सालाना $4.5 बिलियन है। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि पाकिस्तान का ये जो कीमती सरमाया है समंदर और दरिया, उसे क्यों इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है पोटेंशियल होने के बावजूद। क्या हमारे पास रिसोर्सेज के मामलात या टेक्नोलॉजी के मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, या प्रोएक्टिव कुछ एफ़र्ट्स इसको लाने की ज़रूरत है, अप्रोच होने की ज़रूरत है? किस चीज़ की वजह से हम पीछे रह गए हैं अभी तक? इन मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लू इकॉनमी को लेकर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद साहब आपकी जानिब आते हैं। ये पाकिस्तान के पास ब्लेस्ड है पाकिस्तान इस मामले में, लेकिन इस जानिब क्या तवज्जो की कमी है या कोई और मसाइल हैं, कुछ और चैलेंजेस हैं हमें? जी, मसाइल तो वही हैं जिसका जवाब पार्शली निज़ामी साहब पिछले सेगमेंट में दे चुके हैं। हम जो इश्यूज मैटर करते हैं उन पे बात ही नहीं कर पाते। अगर हम बात कर पाते हैं तो सियासी शोर इतना ज्यादा है हमारे माशरे में कि हमारी बात दब जाती है, लोगों तक नहीं पहुंच सकती। जो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी शायद इसका मतलब ना जानते हो। इसकी मिसाल देखिए, हम हर आए रोज इकोनॉमी पे बात कर रहे होते हैं, 20 आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वीलॉग्स लिखे जाते हैं, पॉडकास्ट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मगर जब भी इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है कि इन्फ्लेशन कम हुई है, तो आगे से पहला जवाब ये आता है कि कीमतें तो कम हुई नहीं। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन हमें बारहाल लोगों को समझाना पड़ता है कि इन्फ्लेशन का मतलब कीमतें कम होना नहीं होता, जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं उस रफ्तार में कमी आना होता है। अब ब्लू इकोनॉमी की तरफ आए तो ये एक बड़ी वसी टर्म है। इसके अंदर जैसा आपने बहुत खूबसूरती से इंट्रो में बता दिया कि बहुत सारी आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इसका आसान मतलब तो यही है कि समुद्री वसाइल को इस तरीके से इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि माहौलियाती निज़ाम भी तबाह व बर्बाद ना हो, वो भी बुरे तरीके से असरअंदाज ना हो। अब हमारे समुद्री वसाइल है क्या, ये समझने के लिए, ये समझाने के लिए अवाम को बताना पड़ेगा कि हमारी जो साहिली पट्टी है, जो कोस्ट लाइन है, वो कितनी बड़ी है। वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पे फैली हुई है हमारी समुद्री साहिली पट्टी जिसको कहा जाता है। और उसी के पेश नजर जो हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया गया है वो 2,90,000 मुरब्बा फीट पे मुहित करता है, उसका एरिया इतना ज्यादा है। पहले इतना नहीं था, पहले 2,40,000 पे था, लेकिन यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क है जिसको 50,000 इजाफी एरिया दिया गया है। अब ये एरिया कितना बड़ा है, इसकी अहमियत क्या है, इसको जो लोग इसकी अहमियत समझते हैं वो इस इकोनॉमिक जोन को पाकिस्तान का 5वां सूबे से कंपेयर करते हैं। और अगर आप एरिया के लिहाज से कंपेयर करना चाहें, समझना चाहें, तो सिंध और केपीके का एरिया अगर कंबाइन कर लिया जाए तो इसका एरिया तब भी इससे ज्यादा बड़ा बनता है। और इतने बड़े एरिया से एट प्रेजेंट हम सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी का हिस्सा ले रहे हैं और सिर्फ 30 लाख रोजगार के मौके निकाल रहे हैं, जबकि इससे बहुत ज्यादा काम इससे लिया जा सकता है। अब इससे क्या काम लिया जा सकता है, इसको समझने के लिए भी, इकोनॉमिक जोन से क्या काम लिया जा सकता है, इसको समझने के लिए भी हमें जरूरी है कि हम कन्वेंशन का जिक्र ऑफ लॉ ऑफ द सी जिसकी मैंने बात की उसको करें। उसके तहत हमें इजाजत दी गई है कि हम जमीन के नीचे तमाम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, और जमीन से ऊपर हम आर्टिफिशियल जजीरे भी बना सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं होते और हमारी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं जिसके तहत हम इन चीजों का फायदा नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है कि इस सिलसिले में पहले कभी बात नहीं की गई। 2020 गालबन जो है ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी कहा गया था, लेकिन फिर कोरोना आ गया और तमाम मईशत के साथ जो हुआ वही इस ब्लू इकोनॉमी के साथ भी हुआ और इन पॉलिसीज के साथ भी हुआ, बात आगे ना बढ़ सकी। हमारे जो, जैसे आपने जिक्र किया ट्रेड का, 90% ऑफ द ट्रेड इज थ्रू सी, और हमारा उसमें से सिर्फ जो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं वो 1.5 बिलियन, जबकि हमारा मुल्क का जो हिस्सा था बांग्लादेश, उसका हिस्सा इस ट्रेड में 6 बिलियन से ज्यादा ऊपर है। उसकी वजह क्या रही है कि 71 से पहले हमारे पास बहुत सारी शिपिंग कंपनीज थी, 71 के बाद वो खातिर खा कम हो गई। 71 से पहले हमारे जो जहाजों की तादाद थी वो 300 थी, उसके बाद वो 300 से भी वो बहुत कम होती गई और 2 कंपनी जो रह गई उनको भी हमने नेशनलाइज कर दिया। मुझे तो लगता है कि जहां पीआईए की बात हो रही है नेशनलाइजेशन की, वहां इस पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत फिल वक्त इस पे कन्विंस नजर नहीं आती। दूसरा जो माहीगीरी वाली बात है उसका भी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता चलूं। हमारे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जो मछलियों की इकसाम है वो एक जैसी हैं,
तो जो मछली हमारे पास से पकड़ी जाती है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में हमें $2 से $3 कीमत मिलती है। वही किस्म की, उसी किस्म की मछली जब बांग्लादेश पकड़ता है, इंडिया पकड़ता है, तो $6 से $7 की उसकी कीमत लगाई जाती है। उसकी वजह यह है कि हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट में। हमारे जो माहिर है वो ना ट्रेंड है ना इक्विप्ड है, हमें इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। असद, एक हमारे यहाँ पे ये वाले चैलेंजेस भी तो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पर कमी है, या टेक्नोलॉजी, या उस जिस तरह से दुनिया इन्वॉल्व हो रही है, जो वहाँ पर हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड सेट है, मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी यहाँ पर है। तो इनको कब एड्रेस किया जाएगा? क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ मामला ये जो सी पैक को लेकर बेहतर होंगे अगर उस जाने में हम जाते हैं? जी देखिए, ये बात जो है अपने मेरिट पे बिल्कुल सही होगी, और रिला साहब ने बड़ी बेहतरीन तरह से हमें बताया कि इसके अंदर जो इसकी इकोनॉमिक्स हैं वो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है। बट किसी चीज़ की वैल्यू असेस करना मतलब हुकूमती लेवल पे, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना, दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। द लैटर जो है बीइंग द मोर डिफिकल्ट पार्ट। इसी तरह देखें जी, हमें ये भी पता है कि हमारे पहाड़ जो हैं उनमें भी मतलब बड़े मिनरल्स हैं जो हमें एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई जाती है, ब्लू इकोनॉमी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई जाती है। तो इस तक हम कब तक पहुंचेंगे, ये तो मैं पिछले सेगमेंट में बता चुका हूं कि जी ये अभी जब हम बाकी मामला पहले हम डील कर लें उनसे, तो फिर शायद इसके ऊपर भी तवज्जो देते हैं। अच्छा, जो ब्लू इकोनॉमी है उसके अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लें उससे, तो वो एक लफ्ज यूज करते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। तो अब हम तो चले इस चीज में अभी शुरू ही नहीं हुए, बाकी दुनिया के अंदर तो ये मसला पड़ गया है कि अगर आप सिर्फ फिशिंग की हद तक बात कर लें, तो बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो जापान जैसी जगहों पे और बाकी मुल्कों के अंदर वो कम होती जा रही है। अब उनको फार्मिंग करनी पड़ी उनकी, यानी कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो इस ब्लू इकोनॉमी को ना सिर्फ चला के उसकी एक ऐसी एंड तक पहुंच गए कि उनकी स्पीशीज कम होना शुरू हो गई। तो अब ब्लू इकोनॉमी की जब बात होती है तो उसमें इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बीच में आती है। सो हम जब भी इसके अंदर अपना शुरुआत करेंगे तो आई होप ये एक गवर्नमेंट का मैंडेट हो कि हमने करना भी है, सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। बाकी आपने जो जिक्र किया इंफ्रास्ट्रक्चर का और न्यू टेक्नोलॉजी का और ट्रेनिंग का, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप अगर माहौल और जगह अच्छे उसको कंड्यूसिव बनाए ये काम करने के, तो फिर आई थिंक बहुत लोग करेंगे। देखिए, हम बुनियादी तौर पे जिस मुल्क के अंदर अगर मेशी मसाइल हों और उसके बाद वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी निकले कोई इसी किस्म की, ये नेचुरल एक रिसोर्स है, इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना, ये अपने ही जगह है, उसी से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है आपने, तो बहुत लोग दौड़ दौड़ के आएंगे। ये वो फॉरेन इन्वेस्ट फॉर FDI टाइप सीन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सपर्टीज भी हासिल करना चाहेंगे, सब कुछ गिवन कि आपकी हुकूमत जो है इसके अंदर माहौल इस किस्म का बनाए कि जी हम ये कर सकते हैं, इसको हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कुछ अगर रॉ मटेरियल इसका बाहर से मंगवाना भी है तो वो हमें एक फेवरेबल कॉस्ट पे मिलेगा। तो इसी तरह इस किस्म की इकोनॉमी चलेगी, वरना तो इसी तरह होगा जी कि हमारे पास तेल बहुत ज्यादा है, आज तक हमने नहीं देखा, हमारे पास जी मिनरल्स बहुत ज्यादा है, अच्छा किधर है, हमारे पास जी ब्लू इकोनॉमी बहुत वास्ट है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारे पास सब कुछ है। बट ये तो फिर इट फॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम कि वो इस तरफ तवज्जो देती है, और आया तवज्जो देने के बाद ये एक किसी कागज के ऊपर 1 पेजर बन के दाखिले दफ्तर हो जाती है बात, या फिर इसके ऊपर असल में आप इस इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, ये इस बार जो बजट सेशन हुआ था उसमें आई रिमेंबर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जी अब हम ब्लू इकोनॉमी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, हुकूमत वक्त इसके लिए जी 24.6 बिलियन रुपीज़ का जो वो है बजट जो है वो अलग से एलोकेट कर रही है, जिसमें आपकी फॉरेस्ट्री पर भी काम होगा, एग्रीकल्चर पे, फिशिंग पे और बाकी जो मामला है फूड पे। तो आप समझते हैं कि इस पर काम हो रहा है, जितनी पोटेंशियल है उसको हम उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे, एडवांटेज उसका उस तरह से नहीं ले पा रहे? आई एम अफ्रेड आमना, जो आप बात कर रही हैं मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आती जिसको कहते हैं सीरियसनेस इस मामले में। अभी आप देख लेना, ये चाहे ब्लू इकोनॉमी हो, ओशन इंजीनियरिंग हो, ग्रीन एसेट्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, ये वो सारे इश्यूज़ हैं, सारी दुनिया इन पे फोकस कर रही है। देखिए ना, ये अब पूरी दुनिया में ब्लू इकोनॉमी का साइज़ हमने 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर का है, फिशरीज़ का ओवर 1 बिलियन डॉलर का है। फ़िश में अभी आप देख लें हमारे यहाँ क्या है कि इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद ज़्यादातर ममालिक में हमारी फ़िश इंपोर्ट बैन है, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, पैकिंग के मसाइल और बहुत सारे इशूज़ हैं। यही एक मेन फील्ड था जहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते थे।
अब अगला सवाल जिस पे हमारे दोस्तों ने भी बात की, हमारे इस टॉपिक पे, इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आमना आज आपने टॉपिक रखा था, पहला टॉपिक। देखिए उसके बाद हमारी परेशानी, हमारे प्रेशर्स क्या हैं कि करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। देखिए अब सवाल तो ये है कि जी अब जिस तरीके से फोकस चीज़ों का होना चाहिए, माज़रत के साथ ये रेटरिक अच्छी बात है कि हमारा चैनल, ये नहीं कि हमारा चैनल, तो मैं कह रहा हूँ इस चैनल का मैनेजमेंट का फोकस ये है कि भी हार्ड इश्यूज़ पे बात की जाए, मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आबादी को कैसे ठीक करना है, हमारी गुड गवर्नेंस कैसे होगी, इस पे बात नहीं है। सुबह उठते हैं सियासत, शाम उठते हैं सियासत, और उसके बाद पता चलता है जी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, रिजल्ट कोई नहीं है। आज 1.5 महीने से आप में हम सारे लगे हुए आईनी तरमीम के पीछे। प्रोसेस में क्या हो रहा है, अच्छी बातें जो हुई हैं, SCO कॉन्फ्रेंस देख लें, SIFC के फैसले देख लें, इकोनॉमी का बेहतर होना, स्टॉक मार्केट का ऊपर चले जाना, फिर जिस तरह इन्फ्लेशन का कम होना, इस तरह ना एक्सचेंज रेट का बेहतर हो जाना, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, इस पर हम बात नहीं कर रहे। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। देखें चले अब वक्त कम होता है, इसी को हम देख लें। हमने देखें ये ब्लू इकोनॉमी में कितना बड़ा पोटेंशियल है। अभी 4-5 में देख रहा था एक सेक्टर जिनमें आ रहा था जी हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, उसके बाद मिनरल्स हैं, फिश स्टॉक्स हैं, मेरीन है, उसके बाद आ जाता है आपका ये टूरिज़्म। अभी जहाँ तक पोटेंशियल का ताल्लुक है, जिस तरह अभी हम आज भी बता रहे थे, दोस्तों ने बताया कि कितना बड़ा कोस्टल एरिया हमारे पास है, इसको डेवलप करके हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि जी क्या हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमतों का फोकस यही है कि वो कहते हैं पंजाब में डंग टुपाओ, कि अपनी हुकूमत को कैसे बचाना है। कर्जे लिए चले जाएं, आने वाला कर्जे जो आएगी हुकूमत वो भुगतेगी, वो संभालेगी। तो यहाँ शॉर्ट टर्म बुनियादों पे सियासत हो रही है, शॉर्ट टर्म बुनियादों में इकोनॉमी को ठीक किया जा रहा है। सिर्फ बताने की हद तक ये उन्होंने कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर फोकस होगा। हम ना सारी बातें छोड़ दें, अभी इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि फ़िश का इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना बड़ा समंदर है। लेकिन आप देख लें हमारी सारी दुनिया इस पर अरबों रुपया कमा रही है, लेकिन हम देख लें कि इसके मामले में हम अपनी पैकिंग ही नहीं सही कर पा रहे, हाइजेनिक कंडीशन ही नहीं बेहतर कर पा रहे। थोड़े बहुत हम सजाएं देते हैं, पैसा जिसको कहते हैं जुर्माने लगा के हम छोड़ देते हैं, और FBR हो, कस्टम हो, बाकी अदारे वो पैसे खा के मामले को हशप कर देते हैं। मेरा ख्याल है सीरियसनेस का तकाजा है आमना कि जिस तरीके से अभी देखें रोज़ाना हम रोते हैं, यानी फ़िश में वैल्यू एडिशन कितनी हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन माजरत के साथ सारी दुनिया देखें, इकोनॉमी ट्रेड के एक्सपोर्ट के हवाले से कहाँ चलेगी। आमना 76 सालों में आज भी हम देखने सर्जिकल गुड्स है, कारपेट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और उसके बाद एक आधा आइटम है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसमें हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। लेदर है, हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की। नतीजतन हम कहाँ से कहाँ जा सकते थे, हम नहीं गए। अब सवाल है कि हुकूमतों को भी चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी चाहिए, हमारे मीडिया को भी चाहिए कि हार्ड इश्यूज़ पे बात करें। अब ये जो आपने टॉपिक लिया, मैं देखता हूँ कोई देख के को अपने अदारे को बताएगा कि भाई इसमें कितना पोटेंशियल है, इस पर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर बात करेगा। अच्छी बात है, हमारी मैनेजमेंट जोर दे रही है, हमें इन चीज़ों पर बात करते रहेंगे। ठीक है, हमारा काम है इश्यूज़ को हाईलाइट करना। चलें, अगर तवज्जो नहीं है बार बार उसको सामने लेकर आना। अब यहाँ पर विल की कमी अली आपको नज़र आ रही है, प्लानिंग की कमी है, या हम उस तरह से उस डायरेक्शन में देखना नहीं चाहते, उस तरह से सोचना नहीं चाहते, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं इस मौजू पर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक खदशा है, और वो खदशा ये है कि आपने जो शुरू में फैक्ट्स फिगर्स बोले ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 0.25% जो है वो इसमें जो है कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, वो है आपके डॉक्यूमेंटेड फिगर्स। अगर शायद आप अनडॉक्यूमेंटेड फिगर्स चेक करेंगे ना तो वो ज्यादा निकल आए। सो पाकिस्तान में यही तो होता है कि यहाँ पर हर फील्ड को अनडॉक्यूमेंटेड रखा जाता है जितना अरसा रख सकें, क्योंकि उसमें लोगों की दिहाड़ी होती है। जैसे ही आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, जिस तरह से असद साहब ने उसका जिक्र किया कि जी फिर आपको सस्टेनेबल भी बनाना पड़ेगा, फिर आपको पूरी दुनिया के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपको उस पर टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। सो यहाँ पर तो यही होता है कि एक चीज को, इंडस्ट्री को जितनी देर तक अनडॉक्यूमेंटेड रख सको, हमें नहीं पता वहां पे क्या हो रहा होगा, तो उतना देर पे रखो। आपका दूसरा सवाल ये था कि कब हुकूमत की इस पर नजर पड़ेगी और कब वो सारा कुछ होगा, तो उसका मैं आपको बड़ा टोक जवाब दे देता हूँ। और हुकूमत की नजर तब पड़ेगी जब IMF कहेगा कि अच्छा आप नंबर 1 इसको डॉक्यूमेंट करें, इसमें इतना पोटेंशियल है, नंबर 2 यहाँ पर इतना ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन बताएंगे, समझाएंगे तो उनको समझ आएगी।
जी बिल्कुल, ये बाहर वाले ही हमें फोर्स करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। जब तक बाहर से प्रेशर नहीं आता तब तक हमारी तरफ से वही है कि आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। नाइस, ओके, बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ गया। और जो जिस तरह से ये हम ये बात कर रहे थे कि बहुत ही अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ फिशरीज़ को ही उठा लें, वहाँ से 3 बिलियन डॉलर आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं, पोटेंशियल इतना है। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मामला सिर्फ 400 से 450 मिलियन डॉलर की कमाई सिर्फ हो रही है। और हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की है कि तवज्जो दिलाई जाए इस जानिब। आई होप कि इसको देखा जाए, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं मरीन, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए और प्रोएक्टिव एफर्ट करके यहाँ से आप जो आपकी इकॉनमी है उसको बेहतर बना सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, तमाम मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।